दिखाना है सब सही है। हाँ कौन बताएगा आंसर। हाँ ये आगे मनन बोल। किसी भी साइड नहीं होगा सही। किसी भी साइड नहीं होगा रीजन। हाँ ब्लड रेड कलरेशन कब आती है, जब FeCl3 जो 0.2 मोलर था ये मिक्स हो जाए KHCN या NaCN जो भी मैंने दिया है, एक ही बात है वो, NaCN 0.05 मोलर। जब NaCN मिलेगा FeCl3 के साथ, लेकिन मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, तो इससे ब्लड रेड कलरेशन जो है किसी भी साइड नहीं आएगा। ये किसी से आंसर निकाल लिया था। एक अर्जुन का सही है, दिव्यांशी का सही है, हिमांग का सही है, तीन। और किसने निकाला? शरद तूने हैंड रेस तो नहीं किया था। अच्छा रीजन, अभी रीजन समझ आ गया कि नहीं। जब FeCl3 और NaCN मिलेंगे तब जाके ब्लड रेड कलरेशन आएगा। इस केस में ब्लड रेड कलरेशन किसी भी साइड नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट नहीं मिक्स हो रहे हैं, मिक्स क्या हो रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है सिर्फ। और वो कहां से कहा जाएगा सॉल्वेंट, ए से बी दिया था, तो सॉल्वेंट कहां से कहा जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन कहां पे है, 0.05 मोलर। 0.05 मोलर वाली सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो जाएगा किस साइड, ए साइड, बी से ए होगा मूवमेंट, क्लियर होगा कि नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट अब लिया जैसे, अब इसमें कुछ टर्म्स है, टर्म्स एक्सप्लेन करनी है और एग्जांपल्स लेनी है। यहाँ मैंने ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर दिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया है, SPM एक्सप्लेन कर दिया है, टाइप्स ऑफ SPM एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके अलावा एक दो एग्जांपल लिए हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। जैसे एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन क्या है, हीमोलिसिस क्या है, ये सारी टर्म्स जो है ये इसमें आएगी इसके अंदर, नोट करना है इसके अंदर। सही ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब क्या है। पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऐड कर देना, ये लाइन भूलना मत, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये। 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये लिखी हुई है, कॉपी में लिखी हुई ना। 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBC। 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBC। अब आइसोटोनिक का मीनिंग पहले नोट करेंगे फिर बताता हूँ आगे मैं। आइसोटोनिक, ये स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सेम ऑस्मोटिक यानी P1 = P2 हो जाए, इसको मत भूलना, सही ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसो कंसंट्रिक भी कह सकते हैं इसको कि नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो आइसो कंसंट्रिक भी होगी, आइसो कंसंट्रिक या आइसो ऑस्मोटिक, इसी को हम आइसो कंसंट्रिक या आइसो ऑस्मोटिक कह सकते हैं। और इसके अलावा एक टर्म और है, क्या क्या टर्म है, पढ़ा है किसी ने अगर, एक आइसोपिस्टिक और एक आइसोपिक्निक। वो कोर्स में नहीं है तुम्हारे, अगर करना है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। आइसोपिस्टिक सॉल्यूशन, हाँ बोल दे आइसोपिस्टिक, आज तक आया नहीं दोनों को। नहीं उसके तो बहुत सारे क्वेश्चन है। आइसोटोनिक उसके उसी के हैं, इसके नहीं है। आइसोपिस्टिक और आइसोपिक्निक ये दोनों सिलेबस में नहीं है। आइसोपिस्टिक सॉल्यूशन क्या होगी, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर सेम हो जाता है तो आइसोपिस्टिक। और तीसरी क्या नाम है, आइसोपिक्निक। आइसोपिक्निक क्या है, सेम डेंसिटी, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम डेंसिटी, ρ1 = ρ2 लिख देना। तो ये टर्म्स में इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक ही है, सिर्फ यही करना है ध्यान रखना चीज का।
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, P1 इक्वल टू P2 करो, उससे C1 इक्वल टू C2 आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करना है इसमें। अब ये लाइन लिख दी है ना, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। क्लियर है कि नहीं है? इसको याद कर लो पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर आईवी देते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं अगर, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर, ब्राइन इंजेक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन है ब्राइन सॉल्यूशन का, वो कितना होना चाहिए? 0.91%, ताकि आरबीसी में जब हम आईवी दें, इंट्रावीनस इंजेक्शन दें, तो ना तो वो स्वेल हो, ना ही वो श्रिंक हो, यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो ये देने के बाद। वो क्या हो, आरबीसी के साथ क्या हो, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के साथ क्या हो, आइसोटोनिक। पास में आएगा कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 0.91% कंसंट्रेशन होना चाहिए NaCl का। 0.91% solution of NaCl is isotonic with RBC। तो ये क्वेश्चन आता है, while giving intravenous injection to patients, great care is taken, great care is taken while giving IV to patients, intravenous injections, IV injections to patients, great care is taken। क्या लिखेंगे इसमें आंसर? Solution to be injected should be isotonic with RBC, should be isotonic with RBC, otherwise आरबीसी, मैं इसको और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर, मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन नहीं किए इसलिए बोल नहीं रहा हूं टर्म। अदरवाइज आरबीसी में स्वेल अप और में श्रिंक डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, अदरवाइज आरबीसी में स्वेल अप और में श्रिंक डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। अब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लूंगा, ये लाइन भूलना नहीं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कंसर्न इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। अब इसको और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान सुनना। जैसे अगर मैंने बोला एग विदाउट आउटर शेल, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसलिए इसी को ले रहे हैं। एग विदाउट आउटर शेल, एक बार हमने इसको लिया, पहले हमने एग का आउटर शेल रिमूव कर दिया है ना, एग का आउटर शेल रिमूव कर दिया है। आउटर शेल रिमूव, आउटर शेल किसका होता है? CaCO3 का। उसको हम डाइल्यूट HCl में डाल के रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? जब तुम उसको रिमूव करोगे तो ऊपर एक लेयर, पतली सी लेयर आ जाएगी एग के ऊपर, देखती ना व्हाइट कलर की बहुत पतली सी लेयर आएगी, वो किसकी बनी होती है? SPM की। एग का हमने आउटर शेल रिमूव कर दिया है, तुम्हें सोचना नहीं है किस तरह से रिमूव किया है, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे रिमूव किया है, डाइल्यूट HCl में डालकर। डाइल्यूट HCl में ऊपर जो लेयर था इसका, उसको रिमूव कर दिया है। अब SPM आ जाएगा उसको, उसके बाद हमने इसको डाल दिया। अब इस एग को हमने कहाँ डाल दिया? एक बार, एक बार नमक वाले पानी में और एक बार सिंपल वाटर के अंदर। एक बार डाल दिया मैंने वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर डाल दिया मैंने, और एक बार डाल दिया कहाँ पे? नमक वाले पानी, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर मैंने इसको डाला वाटर के अंदर, सपोज यहाँ वाटर है, इधर क्या है? वाटर, और इधर है ब्राइन सॉल्यूशन, तो वाटर का कंसंट्रेशन तो क्या मानेंगे हम कि कम है देन द फ्लूइड इनसाइड द एग। जो एग के अंदर फ्लूइड होगा उससे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, ज्यादा होगा? किसने बोला है? ज्यादा होगा कंसंट्रेशन। हाँ, तो फ्लूइड तो अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, फ्लूइड के, ये एग के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम होगा ना। अच्छा चलो सही क्वेश्चन था। वाटर का कंसंट्रेशन लेस होगा, वाटर का कंसंट्रेशन लेस होगा देन फ्लूइड इनसाइड द एग। ये बात समझ आएगा कि नहीं? इसलिए वाटर जो है अंदर फ्लो कर जाएगा SPM के थ्रू। एग की आउटर वॉल जो है किसकी बनी है? मेम्ब्रेन की। तो ये वाटर अंदर फ्लो कर जाएगा कि नहीं? वाटर अगर अंदर फ्लो कर जाएगा तो एग क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। एग क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। एग विदाउट आउटर शेल इज वंस प्लेस्ड इन वाटर एंड देन एंड इन ब्राइन सॉल्यूशन टू, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो वाटर वाली जो सॉल्यूशन है वो किसका काम कर रही है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। कम कंसंट्रेशन है ना, हाइपो मींस लेसर, ये पता है ना? हाइपो मींस लेसर, हाइपर मींस ज्यादा, हाइपर हायर, ऐसे याद रख लेना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होती है? सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन।
solution having lesser concentration than any other solution, ऐसी solution जिसका concentration कम है than any other solution is called as hypotonic. क्या बोलेंगे इसको? hypotonic solution. Solution having lesser concentration than any other solution is called as hypotonic solution. is called as hypotonic solution. और hypotonic solution में हमेशा क्या होगा? एंडो ऑस्मोसिस. वाटर अंदर जा रहा है इसके कि नहीं? ये वर्ड सारी टर्म्स एक साथ यूज होंगी. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हमेशा एंडो ऑस्मोसिस, वाटर अंदर फ्लो कर जाएगा. एंडो ऑस्मोसिस होगा तीसरा, तो स्वेलिंग होगी कि नहीं, या श्रिंकिंग होगी? स्वेल होगा. स्वेल होगा, और इस टर्म को क्या बोलते हैं? स्वेलिंग, और मे लीड टू बर्स्टिंग, एंड मे लीड टू बर्स्टिंग. इसे क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस. इसे क्या बोलेंगे? हीमोलिसिस. तो egg will swell up or may even burst. This is called as hemolysis. Swelling, है ना? Swelling or bursting or rupturing of the cell wall of the plants. ये टर्म यूज करते हैं ऐसे. Swelling or rupturing or bursting of cell wall of the plants is called as hemolysis. टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ. HEMOLYSIS. hemolysis. तीन टर्म समझ आ गई कौन सी एक साथ यूज होंगी? अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? हमेशा एंडोऑस्मोसिस. वाटर अंदर जाएगा ना, इसे क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस. और क्या होगी? स्वेलिंग और बर्स्टिंग और रप्चरिंग, व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोलिसिस. क्या क्लियर हो गया कि नहीं? गर्भ आगे. ये ध्यान रखना, तीन टर्म्स हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. हमेशा एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस है तो हमेशा स्वेलिंग होगी और बर्स्टिंग. स्वेलिंग और बर्स्टिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज हीमोलिसिस. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज हीमोलिसिस. क्लियर हो गया कि नहीं है? दूसरा, अब दूसरा केस. अब एग विदाउट आउटर शेल. हमने इसको कहा डाला है ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर. ब्राइन सॉल्यूशन यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं? इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये कौन सी सॉल्यूशन हो गई? ये हो गई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? जो एग के अंदर फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा कि नहीं? वो बाहर निकलेगा. और जब वो बाहर निकलेगा तो उसमें श्रिंकिंग होगी कि स्वेलिंग होगी? अब तो अब ये क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा. अब ये क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा. और इसका फ्लूइड बाहर निकला ना, एग्जिट किया है कि नहीं? तो क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सोऑस्मोसिस. तो इसके लिए टर्म यूज करना है एक्सोऑस्मोसिस. इसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस होगा. इसके अंदर क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस होगा और क्या हो जाएगा साथ में? श्रिंकेज. श्रिंकेज ऐसे नहीं, श्रिंकिंग होगी इसमें. श्रिंकिंग होगी इसके अंदर. और इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन. क्रिनेशन. एन एम मत लगा देना. क्रिनेशन. ठीक है, एम नहीं लगाना है. तो प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन. श्रिंकेज, इसको टर्म कहते हैं श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स. श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स in hypertonic solutions. In hypertonic solution is called as plasmolysis or crenation. Bursting or rupturing of cell wall of the plants. Bursting or rupturing of cell wall of the plants in hypotonic solution is called as hemolysis. ये terms clear हो गए कि नहीं? एक्सो एक्सिट समझ हो गया ना? एक्सो एक्सिट कौन सी सॉल्यूशन? किसमें एक्सो ऑस्मोसिस होगा? हाइपर में एक्सो ऑस्मोसिस, और हाइपो में हाँ एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस तो उससे स्वेलिंग या रप्चरिंग होगी. ये टर्म्स क्लियर हो गए कि नहीं? एक एग्जांपल मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से दे दिया ना. अब आगे जो एग्जांपल है सुन लेंगे सिर्फ. जैसे ग्रेप्स जो है ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होंगे? ग्रेप्स को डाल दिया ब्राइन सॉल्यूशन में, नमक वाले पानी में, तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा ग्रेप्स के अंदर से, और वो क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे. श्रिंक कर जाएंगे, सही ना? श्रिंक कर जाएंगे. क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसमें क्या हुआ? हाँ, इसमें इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, एंड विल लीड टू श्रिंकेज. एंड विल लीड टू श्रिंकेज ऑफ द ग्रेप्स. श्रिंकिंग ऑफ द ग्रेप्स, है ना? रेजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे और सुखाएंगे, सही ना? किशमिश बन जाएगा उससे. बात समझ आ गई कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन, grapes in brine solution shrink, whereas resins in water, किशमिश को डाल दिया अगर इसमें पानी के अंदर,
तो क्या होगा, वो स्वेल हो जाएंगे, वो स्वेल कर जाएंगे। किशमिश को डाल दिया अगर, रेजन्स इन वाटर स्वेल बट ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन श्रिंक। अब रेजन्स को डब डाला मैंने पानी के अंदर, बता वैभव इसके अंदर क्या हुआ, फिर टर्म्स बोल सारी। रेजन्स इन वाटर, हाँ स्वेल तो कर जाएगा। तीन टर्म्स बोल, तीन टर्म्स कौन कौन सी है, सॉल्यूशन कौन सी होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, बहुत अच्छे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एंडोऑस्मोसिस होगा और स्वेल अप, दे विल स्वेल अप, है ना, वो स्वेल कर जाएंगे। ये तुमने देखा भी है, देखा होगा ना, तो रिलेटेड एग्जांपल है, तो वो स्वेल अप कर जाएंगे। दोनों पॉइंट समझ आ गए कि नहीं। तीसरा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ड्राई हो चुके हैं, क्लियर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच हैव बीन ड्राइड, इफ दे आर केप्ट इन वाटर, कुछ टाइम के लिए पानी में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे विल अगेन लुक फ्रेश। fruits and vegetables which have been dried, fruits and vegetables which have been dried, if they are kept in, fruits and vegetables if they are dried, which are dried, are kept in water, they again look fresh, they again look fresh। नोट्स में है ना क्वेश्चन सारे। वुड ए टेम्परेचर राइज एक्सेलरेट द प्रोसेस और डिसेलरेट द प्रोसेस, ये बोर्ड का पूरा क्वेश्चन। वुड ए टेम्परेचर राइज एक्सेलरेट और डिसेलरेट द प्रोसेस, तो क्या आएगा आंसर, एक्सेलरेट द प्रोसेस। देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो ड्राई हो चुके हैं, आउटर स्किन किसकी है, एसपीएम की बनी हुई है, पानी में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस तो थोड़ा स्वेलिंग होगी इसमें और हमें फ्रेश लगेंगे, है ना, उस फ्रेश लगेंगे हमें। एंड टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस, है ना, टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस बिकॉज़ पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। क्या क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म है ये टर्जर और दूसरी टर्म एडिमा, ये दो टर्म भी इंपॉर्टेंट है, टर्जर और एडिमा। एडिमा तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ना, नहीं प्रेशर, वो टर्जर है, हाँ। एडिमा तो क्या है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है ना थोड़ी बहुत, तुम्हें ये पता होगा, ज्यादातर गले वगैरह में हो जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह जो होते हैं, एडिमा, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ये कैसे होती है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज, एडिमा क्या है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज, swelling of the tissues due to excess intake of salt, swelling of the tissues due to the excess intake of salt। अरे बायो वाले बच्चों ने सबने पढ़ रखा है ना पहले, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बायो वाले बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बायो वाले कौन बैठा है, हाँ पढ़ रखा नहीं सारा, ध्वनि सारा कर रखा है ना पहले। एडिमा क्या है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज ड्यू टू एक्सेस इंटेक ऑफ सॉल्ट। अगर हम एक्सेस इंटेक को, अगर सॉल्ट का एक्सेस इंटेक होगा तो आसपास का जो फ्लूइड होगा या आसपास का सिंपल वर्ड बोले तो वाटर होगा या पानी होगा, वो सब एक जगह आ जाएगा कि नहीं, एक जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे, स्वेलिंग। नहीं समझे बात, एडिमा कैसे होगा, एडिमा यानी इन्फ्लेमेशन कैसे होगी, एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट का अगर एक्सेस इनटेक होगा तो वहां आसपास वो सॉल्यूशन बन जाएगी हाइपरटोनिक, तो आसपास का जो वाटर होगा या फ्लूइड होगा वो इसके पास आ जाएगा और क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और टर्जर भी सेम चीज है, जो प्रेशर अब डेवलप होगा, प्रेशर जो डेवलप हुआ है ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एज टर्जर, ये वर्ड यूज करते हैं। क्या बता अर्जुन, टर्जर क्या है, अब जो प्रेशर जो डेवलप होगा ड्यू टू, प्रेशर डेवलप ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, है ना, ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज टर्जर। ये टर्म बोल सकते हैं इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिमा हुआ इन्फ्लेमेशन, अब इस इन्फ्लेमेशन या एडिमा को नोट कर लिया कि नहीं है, इस एडिमा को या इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए डॉक्टर्स डॉक्टर्स जो है क्या एडवाइस करते हैं, गार्गल्स करने को कहेंगे, गार्गल्स करते हैं ड्यूरिंग सोर थ्रोट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डॉक्टर एडवाइजेस गार्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट। इस एडिमा को दूर करने के लिए डॉक्टर दे एडवाइस गार्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट। यहाँ पे मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, स्पेलिंग ढंग से नोट करना, क्योंकि एक बार कॉपी में देखा हुआ स्पेलिंग ना गलत नोट की, गागल्स की जगह लिखा है गॉगल्स,
और रीजन भी दिया था ताकि नमक के गरारे करे पानी से तो आंखों में पानी ना आ जाए, तो इसे ध्यान रखिए। बाय डॉक्टर एडवाइजेस गगल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, क्या रीजन आएगा इसका? हाँ, नमक की सॉल्यूशन क्या होगी? हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर आएगा कि नहीं? अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के मिक्स होकर क्या हो जाएगा? थोड़ा श्रिंक कर जाएगा और स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं 3-4 बार गरारे कर लेंगे तो उससे फायदा मिलेगा। बात समझ आएगी कि नहीं है? वाई डॉक्टर एडवाइजेस गगल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट? बिकॉज क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक इन नेचर, सो बाय डूइंग सो एक्सेस फ्लूइड, या एक वर्ड में बोले तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस? क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। क्लियर? एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस ड्यू टू स्वेलिंग रिड्यूसेस, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये टर्म्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस, सो स्वेलिंग विल बी रिड्यूस्ड, इन्फॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड। क्लियर हो गया कि नहीं है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, मीट इज प्रिजर्व, मीट को कैसे प्रिजर्व करते हैं? बाय एडिंग सॉल्ट। नमक तुम्हें पता ना कि बहुत क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव माना जाता है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इनको प्रिजर्वेटिव मानते हैं। तो जो नमक है, इसे मीट को कैसे प्रिजर्व करते हैं? बाय एडिंग सॉल्ट, मीट इज प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट। वो क्या करेगा? अगेन सेम चीज है ये, सॉल्ट डाला तो कौन सी सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा ऊपर? हाइपरटोनिक। जैसे ही हम सॉल्ट डालेंगे मीट के ऊपर तो क्या होगा? सॉल्यूशन बन गई हाइपरटोनिक। तो जो भी बैक्टीरिया है जो स्पॉइल कर रहा है, जो डैमेज कर रहा है मीट को, वो क्या करेगा? अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज कर देगा। लूज करेगा तो अल्टीमेटली इट विल डाई, है ना? अल्टीमेटली इट विल डाई। तो मेन वही चीज बोलना है, सही ना? मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट। सॉल्ट डालेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट जो है बैक्टीरिया का वो खत्म हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई। ऊपर बन गई एक तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगी जगह जगह पे, सही ना? जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है इट विल लूज इट्स मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली एंड फाइनली इट विल डाई। ये क्लियर हो गया कि नहीं है? मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट। वर्ड्स यूज करना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा, बैक्टीरिया विल लूज इट्स मॉइस्चर, फाइनली इट विल वैनिश। नेक्स्ट नोट करना है थर्ड। और इसमें जैसे वो बोलता है मैंगो पिकल्स बनाते हैं, आम का अचार वगैरह जो बनाते हैं, उस केस में भी हम मैंगोस को इनिशियली जो रॉ मैंगो होता है उसको हम किस में रखते हैं? पहले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी नहीं, ब्राइन सॉल्यूशन। पहले क्या रखते हैं उसको? ब्राइन सॉल्यूशन। जो आम का अचार वगैरह जो बनाते हैं क्या करते हैं? पहले उसको कट करके पहले रॉ मैंगो को किस में रख देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन रखेंगे तो क्या होगा उससे? ब्राइन सॉल्यूशन कौन सी है? हाइपरटोनिक। तो कौन सा ऑस्मोसिस होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, और कुछ टाइम के बाद फिर हम धूप वगैरह में रखते हैं इसको और सुखाते हैं, तो उससे ये स्पॉइल नहीं होता। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो मैंगो while before preparing mango pickles, they are kept raw mangoes they are kept in brine solution. So in raw mangoes they are kept in brine solution before making pickles. Before making pickles. क्लियर होगा कि नहीं ये टर्म्स? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके अलावा 5 मिनट होगी। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू आरबीसी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। व्हाट हैपेंस टू आरबीसी? व्हाट हैपेंस टू आरबीसी if they are kept in, if they are kept in if they are kept in, what happens to RBCs if they are kept in na 0.1% NaCl, B 1% NaCl, C 0.9% NaCl? मैं देखो पेपर भेज दिया देखो।
निकाल लिया आंसर इसके? देखो 0.1% सोल्यूशन में आरबीसी को क्या होगा? 0.1% में 0.1% सोल्यूशन है, तो ये हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक है? हाइपोटोनिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी स्वेल, एंडोस्मोसिस हो जाएगा पूरा रखना यहाँ पे। 0.1% सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक है तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा तो स्वेल होंगे, स्वेल और मे इवन लीड टू बर्स्टिंग और रप्चरिंग। 1% सोल्यूशन है तो कंसिडर क्या है इसका? 0.91 से, 0.91 से क्या है ये? ज्यादा है, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? आरबीसी में श्रिंक। और लास्ट पार्ट में क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो क्या बोलेंगे इसमें? आइसोटोनिक। ना तो श्रिंक करेंगे ना स्वेल करेंगे। क्लियर है कि नहीं ये? नेक्स्ट है वो, इस टाइप क्वेश्चन वो काफी आते हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन है, विल्टेड फ्लावर्स लुक अगेन फ्रेश व्हेन केप्ट इन वाटर। जो मुरझाए वो फूल है, अगर उसको पानी में रखते हैं तो एक बार को लगता है कि हाँ फ्रेश है। सेम रीजन है इसका भी कि नहीं? कौन सा ऑस्मोसिस होगा? एंडोऑस्मोसिस। सही है। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड ओवर, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट is preferred over other qualitative properties, is preferred over other qualitative properties, is preferred over other qualitative properties in measuring mass of macromolecules, in measuring mass of macromolecules। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट को क्यों प्रेफर करते हैं इन मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के बोर्ड के ऊपर चेक करोगे तो कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं टोटल। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? आरएलवीपी। दूसरी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरी कौन सी है? डेल्टा टीबी। चौथी कौन सी है? प्रेफर किसको करते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका मास होगा जैसे 10,000, 10,000 यू, 30,000 यू। मॉलिक्यूल मास से ज्यादा है इसका। प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके मॉलिक्यूल मास बहुत ज्यादा होते हैं। इनका मास अगर मेजर करना है तो इसको प्रेफर करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई दिस इज प्रेफर्ड, ये क्वेश्चन है। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड ओवर अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इन इमेजिंग मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये करा होगा सबने क्वेश्चन, दिमाग याद है कि नहीं? और किसको याद है? गर्व। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। Why osmotic pressure measurement is preferred over other qualitative properties in measuring mass of macromolecules? क्या रीजन है इसका? देखो इधर, रीजन ध्यान सुन लेना इसका। पहला पॉइंट है इसका, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट होता है ना रूम टेम्परेचर पे होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है। और जैसे दूसरी क्वालिटी प्रॉपर्टीज है जैसे डेल्टा टीबी, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट पे बड़ा मॉलिक्यूल जो है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट सकता है कि नहीं? वो टूट जाएगा, इसलिए पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? Osmotic pressure measurement is at room temperature. Osmotic pressure measurement is at room temperature. Osmotic pressure measurement is at room temperature. Whereas other qualitative properties like elevation in boiling point, like elevation in boiling point, are at higher temperature, are at higher temperature at which macromolecule may dissociate. दूसरी क्वालिटी प्रॉपर्टी जो है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होती है हाई टेम्परेचर पे, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? टूट भी सकता है। एट विच, आर एट हायर टेम्परेचर एट विच मैक्रोमोलिक्यूल may dissociate। और डेल्टा टीएफ है, ये कम टेम्परेचर पे होगा तो मॉलिक्यूल्स और भी आके इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? आरएलवीपी हाई टेम्परेचर पे भी होता है।
वेपर प्रेशर है ना उसका नाम। और बता रहा हूँ रीजन, एक कॉलोनी है और भी है। सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट समझ आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इवन फॉर लेसर, देखो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा, तो कंसंट्रेशन सी की वैल्यू कम आएगी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि मोलर मास बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन मोलरिटी हो नॉर्मलिटी हो सब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सी की वैल्यू आएगी बहुत कम, सी की वैल्यू बहुत कम आएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम आई, जैसे 0.01 एटमॉस्फेयर, या डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी एफ है, ये भी क्या आएगा, कम आएगा, डेल्टा टी भी आया 0.01 केल्विन, डेल्टा टी एफ भी ऐसी आएगा। क्या ये 0.01 एटमॉस्फेयर फिर भी मेजरेबल है, क्या 0.01 केल्विन मेजरेबल है, तो इसीलिए सही ना। इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम क्यों आया पता गया ना, इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन, इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कम्स आउट टू बी मेजरेबल, even for lesser concentration value of osmotic pressure comes out to be measurable, even for lesser concentration value of osmotic pressure comes out to be measurable। समझ आ गया कि नहीं है, दो पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट भी दे रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं ना, तो इसमें क्या आता है, मोलैरिटी, इसमें मोलैरिटी आता है, और बाकी सब में क्या आता है, मोलैलिटी, बाकी सब में मोलैलिटी आता है। तो टेम्परेचर का कोई अगर चेंज होगा तो वो यहाँ पता लग जाएगा, लेकिन बाकी में नहीं पता लग पाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे लिखवा नहीं रहा हूं मैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यूजेस मोलैरिटी वेयर एज अदर यूजेस मोलैलिटी, तो टेम्परेचर का रोल नहीं पता लग पाएगा। समझ आएगा कि नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लेंगे लास्ट, 4% सोल्यूशन ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 4% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद 8% solution of, is isotonic with 8% solution of unknown substance, calculate its molar mass। हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल्स में वैसे करा दूंगा तुम्हें ना, मंडे को करा दूंगा या फिर उसके बाद करा दूंगा। मंडे को मैंने टेस्ट तो नहीं था कोई, पढ़ने से बोला, पढ़ने से हो नहीं पाएगा तो अच्छा चलो कुछ देखते हैं, तब तक हो जाएगा, चांसेस कम नहीं, नहीं न्यूमेरिकल्स है ना बहुत सारे, न्यूमेरिकल्स से ज्यादा। अब इसको याद कर लो जल्दी जल्दी, आ गया होगा। P1 इज टू P2 लगाएंगे डायरेक्ट, आइसोटोनिक मतलब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, C1RT इज टू C2RT। कभी भी परसेंटेज दे रखा हो ना ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में, 4% मतलब लेना 4 ग्राम इन 100 ml, 4% मतलब क्या लेना है, 4 ग्राम इन 100 ml, और 8 ग्राम का मतलब क्या लेना है, 8 ग्राम इन 100 ml। तो क्या आ जाएगा इसमें, कर लोगे इससे, आर टी कैंसिल, N1 इज टू N2 का देना क्योंकि वॉल्यूम बराबर है, 4/m 60 है, यूरिया का मास NH2CO 60 है, 8/m निकल जाएगा, सही है। चलो ये रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से, अभी रिवाइज कर ले, याद करके जाना तुम्हें। एक मिनट